बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ +1 अकाउंटेंसी। इसके हम टोटल 4 लेक्चर्स को रिकॉर्ड और अपलोड कर चुके हैं और इसकी मैं लगभग सभी डेफिनेशन आपको कवर करा चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद इसकी हम क्वेश्चन आंसर, चाहे चाहे वो हॉट क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, असर्शन, डिशन, वो लगभग सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज हम कितना कर पाते हैं। तो मैं आपको अपनी स्लाइड पर ले चलता हूं। ठीक है जी, तो अभी आप जो पहली स्लाइड देख रहे हैं, इस लेक्चर को हम लोगों ने, इस सारे के सारे टॉपिक्स को हमने अपने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था। उसके बाद जो आप ये दूसरी स्लाइड अभी आप देख रहे हैं, ये दूसरी स्लाइड को हमने सेकंड और थर्ड लेक्चर में कवर किया था, जिसमें हमने रिसीट, एक्सपेंडिचर और उसके साथ छोटी छोटी डेफिनेशन, गुड्स परचेज, सेल्स परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस, गेन, इनकम, ये सब देखा था। के बाद ये आप जो तीसरी स्लाइड देख रहे हैं, इसको हमने हमारे चौथे लेक्चर में कवर किया था। डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल में क्या अंतर होता है, क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स में क्या अंतर होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल क्या होते हैं, डिस्काउंट, रिबेट, कॉस्ट, वाउचर, फिर छोटी छोटी डेफिनेशन, बुक वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, एंट्री, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। और जो फिलहाल जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर की रिवीजन पर आ जाते हैं। एंटिटी, एंटिटी क्या है जी? मैंने एंटिटी आपको बताया था, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, मतलब कि एंटिटी क्या है? इकोनॉमिक, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो होती है ना, वो एंटिटी कहलाती है। मैं रिपीट कर दूं, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो होती है वो एंटिटी कहलाती है। अब इकोनॉमिक यूनिट कौन होती है? इकोनॉमिक यूनिट होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है वो इकोनॉमिक यूनिट होती है और इसलिए वो एंटिटी कहलाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब की सब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो मैं सिंपली भाषा में कहूँ ना, वो एंटिटी जो सेल, परचेज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन इत्यादि करती है, वो सारी की सारी एंटिटी कहलाती हैं। एंटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बिजनेस एंटिटी, ठीक है, एक होती है नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? बिजनेस एंटिटी का मेन जो मोटिव होता है वो अर्निंग, प्रॉफिट, इनकम, या फिर कहा जाए प्रॉफिट कमाना, इनकम कमाना, इसका मेन मोटिव होता है। और ये इनकम जो अर्न करती है, चाहे वो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने पर इनकम करे या सर्विस सेक्टर में है तो सर्विसेज देकर इनकम करें, लेकिन इसका मेन मोटिव जो होता है इनकम अर्न करना होता है। और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है? नॉन बिजनेस एंटिटी होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फंक्शन इनकम अर्न करना नहीं होता है। मेन ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न इनकम, मतलब कि इसने इनकम अर्न करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन ये सर्विसेज तब भी देती है और ये कुछ ना कुछ प्रोडक्शन और सप्लाई भी कर सकती है। और जो ये सर्विसेज देगी अपने मेंबर्स को या फिर कुछ कुछ प्रोडक्शन सप्लाई करेगी, वो ऑलमोस्ट जो उसकी कॉस्टिंग होगी उस कॉस्टिंग पर ही कर देगी, वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी। ठीक है जी, तो मैंने इसके आपको एग्जांपल दिए थे। आज की डेट में कुछ हम एनपीओ रजिस्टर करा लेते हैं या फिर एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब चीजें, ये सब लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं होते हैं, इसलिए ये सब एनजीओ में कवर होते हैं, एनपीओ में कवर होते हैं। ये एंटिटी तो है लेकिन ये नॉन बिजनेस एंटिटी है। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब, शुरुआत में छोटे से एक लाइन में मैं खत्म कर दूं ना, तो कुछ भी पैसों का कुछ भी लेन देन जो पैसों में हम मेजर कर सकते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं जिसे हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन वही क्या मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, मतलब कि सेल, परचेज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो ये सब एक्टिविटी जब हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है तो हम मानते हैं ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन में कवर होती हैं। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ये एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज बना रहे हैं, वो सर्विसेज को आप एक्सचेंज करेंगे, पैसे उसके बदले में आपको मिलेंगे। तो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज इन द रिटर्न ऑफ मनी जो भी कहलाता है वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो इसका एग्जांपल वही हो जाएगा,
आपने किसी को कोई सेल कर दी, कोई गुड्स परचेज कर ली, किसी डेटर को आपने पैसा दे दिया, क्रेडिटर को पैसा, डेटर से पैसा ले लिया, क्रेडिटर को पैसा दे दिया, और आपने कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली, सारे के सारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जी, पहला कह रहा है इसकी फाइनेंशियल वैल्यू होनी चाहिए, तो हम पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख के आ चुके हैं कि वही ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ये पहली बात तो ये यही कह रहा है कि ट्रांजैक्शन की कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं उसका कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। सपोर्ट डॉक्यूमेंट में वाउचर मैंने आपको बता चुका हूँ, वाउचर का टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। वाउचर का सिंपल मतलब क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसका कोई ना कोई बिल जरूर होना चाहिए। आप सेल कर रहे हैं तो बिल देंगे, परचेज कर रहे हैं तो बिल ले लें, बिल लेंगे। और आप भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उससे फाइनेंशियल वैल्यू चेंज होती है। आप कैश में ट्रांजैक्शन करके आए तो आपका कैश कम हुआ या फिर कैश बढ़ गया। अगर आपने कैश में सेल करी है तो वो भी बैलेंस शीट से हम कैश को रिड्यूस करेंगे। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन उधार में करी है तो आपने या तो क्रेडिटर से माल उधार पर लिया होगा तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, आपने माल उधार पर दिया तो आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो इससे हर एक ट्रांजैक्शन से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पर, कैपिटल पर, लाइबिलिटी पर, एसेट पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। और हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो भी ट्रांजैक्शन से हमें जो भी चीज आती है वो डेबिट हो जाता है और जो चीज जाती है वो क्रेडिट हो जाता है। मान लेते हैं हम कहीं से गुड्स परचेज करके लाए, तो गुड्स हमारी फर्म में आया, इसलिए हम गुड्स को कर देंगे डेबिट। हम गुड्स अगर कैश में परचेज करके आए तो कैश हमारी फर्म से चला गया, कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। और अकाउंटिंग इक्वेशन का अलग से चैप्टर है, मैं वहां पर आपको कवर करूंगा। अब कह रहे हैं जी ट्रांजैक्शन आपकी कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन होती है। अब इवेंट, आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है जी, आप बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ कंसीक्वेंस होता है। जो इवेंट क्या है, कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने साल भर बिजनेस की इतनी सारी ट्रांजैक्शन करी, साल के अंत में आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया, वो आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन का इवेंट है। साल के अंत में आपको कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस क्या है, वो भी एक कंसीक्वेंस है, वो भी एक इवेंट है। ठीक है जी। तो ये आपका इवेंट क्या है, आपकी ट्रांजेक्शन का कंसीक्वेंस होता है। अब जी अब है अकाउंट। अकाउंट क्या है, अकाउंट मैं आपको बताता हूँ, टी शेप का अकाउंट होता है। टी शेप के अकाउंट के राइट हैंड साइड में, टी शेप के अकाउंट में राइट हैंड साइड में हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। ये टी शेप का अकाउंट होता है, और राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है। और जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती है वो एक अकाउंट में चली जाती है। सेल की ट्रांजैक्शन के लिए हम सेल का अकाउंट बनाएंगे, परचेज की ट्रांजैक्शन के लिए हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सैलरी हम किसी को पे कर रहे हैं तो सैलरी के लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। तो हर एक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं। अब है कैपिटल। आप अपने बिजनेस में कुछ भी लेकर के आए, चाहे तो आप मनी लेकर के आए, पैसा लेकर के आए, चाहे आप कोई एसेट लेकर के आए, कोई प्रॉपर्टी लेकर के आ गए अपने घर से, या फिर आप कोई गुड्स लेकर के आ गए, जो भी आप गुड्स बनाते हैं बनाएंगे वो गुड्स लेकर के आ गए। तो आप अपने बिजनेस में कुछ भी जो लेकर के आते हैं ना, वो जो भी आप ट्रांजेक्शन जो भी अपने बिजनेस में लाते हैं वो सारी की सारी कैपिटल होती है, चाहे मनी लाए, चाहे एसेट लाए, चाहे गुड्स लाए। ठीक है जी। और अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है तो प्रोप्राइटर कैपिटल लेकर के आएगा, कोई पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आएंगे। ठीक है जी। और इसके लिए बोल देता है जी, जो कंपनीज होती हैं उसमें हम शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए उनके शेयर होल्डर जो पैसा लेकर के आते हैं उसको कैपिटल बोल देते हैं। और जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी कैपिटल, कैपिटल के दो नाम और होते हैं, ओनर्स की इक्विटी और नेटवर्थ को भी हम कैपिटल बोल देते हैं। और अब कह रहा है जी बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो होता है वो बोलता है कि बिजनेसमैन सेपरेट है। बिजनेसमैन क्या, बिजनेस के ओनर, या फिर उसका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटर, अगर पार्टनर है तो बड़े सारे पार्टनर। और बिजनेसमैन और बिजनेस जो है दो सेपरेट एंटिटी हैं। ठीक है जी। तो इसलिए कह रहा है जैसे बिजनेस ने बैंक से लोन लेता है, बैंक के लोन को पैसा बैंक लोन लौटाना पड़ता है, इसी तरीके से जो कैपिटल होती है वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लाइबिलिटी साइड मतलब कि जहां पर बिजनेस के हम लोन लिखते हैं, कर्ज लिखते हैं, बैंक लोन लिखते हैं, तो जो कोई भी कैपिटल बिजनेसमैन लेकर के आता है वो कैपिटल भी हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए ये एक तरीके की लाइबिलिटी है। जैसे उसने बैंक से पैसा लिया हुआ है वैसे भी अपने ओनर से पैसा लिया हुआ है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलती है। ठीक है जी। ठीक है जी।
तो यही सब है। और ड्राइंग, अब आपने बिजनेस में जब जो लेकर के आए वो कैपिटल, बिजनेस से आपने कुछ निकाल लिया, मान लेते हैं आपने पैसा निकाल लिया यानी कि अमाउंट विथड्रॉन कर लिया, या फिर आपने कोई फिनिश्ड गुड्स बनाए, फिनिश्ड गुड्स अपने बिजनेस से निकाल करके चले गए, या कोई एसेट बिजनेस से निकाल के चले गए, तो ये जो चीजें आप बिजनेस से निकाल लेते हैं वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है जी। और ड्राइंग्स जो होती है परचेज कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। मान लेते हैं आपने, आपका रेडीमेड गारमेंट्स का काम था, रेडीमेड गारमेंट्स में जो वो बिजनेसमैन रेडीमेड गारमेंट्स बनाकर उठा करके अपने घर पर ले गया, उनके एमआरपी थे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के आप उसको मार्केट में बेचने थे, लेकिन उसको बनाने की जो कॉस्टिंग आई थी वो केवल 15,000 रुपए की आई थी। तो हम कहेंगे जो उसने ड्राइंग्स करी है 15,000 रुपए की करी है। कॉस्टिंग पर हम हमेशा ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट इंक्लूड करके ड्राइंग्स हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब क्या है जी, अब कह रहे हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का सिंपल सा अर्थ यही है, बिजनेस जो कर्ज लेती है वो लाइबिलिटीज होती है। तो पहली लाइन में आपको इसको पढ़ाता हूं। कह रहा है इट रेफर्स टू द अमाउंट विच एंटिटी ओव्स टू द आउटसाइडर, मतलब कि जो एंटिटी ने पेबल टू द आउटसाइड, आउट मतलब पेबल, जो एंटिटी ने आउटसाइडर को पैसा देना है वो क्या आपकी एंटिटी, वो आपकी लाइबिलिटी कहलाती है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ओ टू द प्रोप्राइटर और ओनर। ठीक है जी। मतलब ये सिंपल सी कैपिटल की बात कह रहा है जी कैपिटल आपने आउटसाइडर को तो पे नहीं करनी है, आपने इंटरनल लोगों को पे करनी है, लेकिन वो भी आपकी लाइबिलिटी कहलाता है। लाइबिलिटी दो तरीके से होती है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो भी आपने बिजनेस ओनर को, पार्टनर को पैसा देना है कैपिटल के तौर पर, वो कैपिटल जो होती है इंटरनल लाइबिलिटी होती है। और इसके अलावा आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ है, ठीक है, और कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव आपके इंकर तो हो गया, आपने पे नहीं किए, जो बाहर के लोगों को जो आपने पैसा देना होता है वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो भी लाइबिलिटी आपने विद इन 12 मंथ्स आपने पे करनी है वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो जाती है, छोटे टर्म के लिए लाइबिलिटी हो जाती है। जो आपने आफ्टर 12 मंथ्स जो पैसा पे करना है वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल जी, सही बात है। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का क्या एग्जांपल है? सबसे पहला एग्जांपल एक बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको बता देता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट अपने अब तक आपको शायद नहीं बताया, मैं बता देता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट काम किस तरीके से करता है? मान लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, आपने 50,000 रुपए थे लेकिन आपने 60,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। 50,000 रुपए थे, 60,000 रुपए निकाल लिए, तो ये 10,000 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा निकाल लिया वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। बैंक जो होता है कई बार बिजनेस इसको इस तरीके की फैसिलिटी देता है, जितने आपके पास पैसे जमा होते हैं आप उससे थोड़े से ज्यादा निकाल सकते हो। अब ये 10,000 रुपए का जो अमाउंट है आपको 2-4 महीने में लौटा देना होता है बैंक को, नहीं तो बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देता है। विद इन 12 मंथ से आपको पे करना होता है, इसलिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। लेकिन बैंक लोन जो होता है लंबे टर्म के लिए लिया जाता है। बैंक लोन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरीके के लिए लिया जाता है, तो बैंक टर्म आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है जी। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और क्या हो सकती है? कोई भी आपने बिल्स पेबल को पैसा देना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, और बस इस तरीके की आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो जाएंगी, और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएंगी। अब है जी एसेट्स। एसेट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी एसेट्स होती हैं। ठीक है जी। और प्रॉपर्टीज में इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। आपकी प्रॉपर्टीज आपकी एसेट है, इसके अलावा आपने बाहर के लोगों से कुछ पैसा लेना है तो वो आपकी एसेट्स कहलाती हैं। जो ये कह रहे हैं इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट, मतलब कि आपको ड्यू है, आपके बिजनेस को ड्यू हो गया अदर से, दूसरे लोगों से। कई बार हम किसी डेटर्स को माल उधार पर देते हैं, जिससे वो डेटर से हमने पैसा लेना होता है, वो डेटर्स भी आपकी एसेट्स होती हैं। और एसेट्स के लिए एक और अच्छी सी डेफिनेशन देता है, कहता है ये आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं विच विल एनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है जी। ये वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी एसेट भी है, आपकी प्रॉपर्टी भी है, और आप फ्यूचर में बेनिफिट के लिए रख रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में आप फैक्ट्री बनाएंगे, एडमिन डिपार्टमेंट बनाएंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट बनाएंगे, इनमें सबको आपको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं आपके फ्यूचर में बेनिफिट के लिए आपने रखा हुआ है। ठीक है जी। कोई आपने कोई और फर्नीचर ले लिया,
टेबल ले ली, चेयर ले लिया, वो सब आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उस पर बैठेंगे आप, उसके आपके कस्टमर बैठेंगे। ठीक है, कोई कैश आपका है, कैश भी आपकी एसेट है, क्योंकि वो भी आपकी प्रॉपर्टी भी है, वो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। इसके अलावा बहुत सारी मैंने आपको इंटेंजिबल एसेट बताई थी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये सब आपकी एसेट्स हैं। अब देखते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल रहा है इट शुड बी ओन्ड बाय द प्रॉपर्टी बिजनेस। अगर बिजनेस की एसेट है तो बिजनेस को ओन होनी चाहिए, बिजनेस का ओनर होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अटैच होनी चाहिए। जिसकी जीरो वैल्यू होगी वो हमारे लिए एसेट हो ही नहीं सकती है। इट मस्ट बी कैपेबल इन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको आप पैसों में मेजर कर सकें। अब कह रहा है जी आपकी एसेट दो प्रकार की हो सकती है, फिक्स्ड एसेट या फिर करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट तो वो आपकी एसेट है जो आपने बिजनेस में रखी हुई है, नोट फॉर सेल। आप उसको बिजनेस में सेल के लिए नहीं रखा हुआ है, आपने या तो उसको एज इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है या फिर आप उसको बिजनेस में यूज करने के लिए रखा हुआ है। या तो आपने एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा हुआ है या फिर उसको बिजनेस में यूज करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टेबल, चेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी की सारी आप एसेट बिजनेस में सेल के लिए नहीं होती हैं, या आप इसको बिजनेस में यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से आपकी सारी एसेट यूज में होती हैं। और आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। अगर तो आपने शेयर परचेज करें लॉन्ग टर्म पर्पज से, आपको लगता है आप 2-3 साल के लिए उसके लिए रखेंगे, तो आपकी ये फिक्स एसेट कहलाएगी। लेकिन अगर आपने शेयर परचेज कर लिए, आपको आपने शुरुआत में सोचा कि इस शेयर को हम विद इन 12 मंथ बेच देंगे, तो ये आपकी ये आपकी करंट एसेट में आ जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज के लिए आपने इसको रखा है, इस इन्वेस्टमेंट को, तो आपकी वो फिक्स एसेट बन जाएगी। आपने शॉर्ट टर्म के लिए पर्पज के लिए रखा है तो आपकी ये करंट एसेट बन जाएगी। ठीक है जी। अब आपकी जो एसेट्स होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वही क्या, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वही आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपकी टेंजिबल एसेट्स होगी। इंटेंजिबल एसेट्स क्या, वही आपको देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका वही है गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट। ये मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ। ठीक है जी। गुडविल क्या, बिजनेस की रेपुटेशन। ट्रेडमार्क क्या, कुछ उसने ट्रेडमार्क बना लिया, जैसे मैकडोनल्ड्स ने एम बना लिया। कुछ पेटेंट क्या, कुछ ने कुछ आविष्कार करा और आविष्कार को उसने पेटेंट करा लिया, दूसरे लोगों को आविष्कार बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा। तो ये सारी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। करंट एसेट्स क्या है, जो आपने विद इन 12 मंथ, विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ आप उसको कैश में कन्वर्ट करा लेंगे, तो वो आपकी सारी की सारी करंट एसेट्स कहलाती हैं। कैश, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा, ये हम एक साल में कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब कह रहे हैं जी प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट एसेट कहलाती हैं, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट कहलाती हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट आप प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है, अगले साल का एक्सपेंडिचर मैंने इस साल में पे कर दिया, अगले साल का एक्सपेंडिचर मैंने इस साल में पे कर दिया, एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस। अब मुझे अगले साल में जाके इसके बदले में पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को पैसा देना भी नहीं पड़ेगा। तो सेविंग इन कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू कैश इनफ्लो। इसलिए आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस के बदले में कैश मिलता नहीं है, लेकिन आपकी कैश के बाहर के जाने की बचत हो जाती है, इसलिए भी वो आपका करंट एसेट कहलाता है। ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका करंट एसेट कहलाता है। अब कह रहा है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस के कई सारे नाम होते हैं, करंट एसेट्स के कई सारे नाम होते हैं, फ्लोटिंग एसेट, शॉर्ट लिव्ड एसेट, सर्कुलेटिंग एसेट, एसेट एक्टिव एसेट। क्योंकि ये सारी की सारी बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इनकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती है और ये एक्टिव रहती है। हम स्टॉक को सेल में कन्वर्ट कर देंगे, सेल को डेटर में कन्वर्ट कर देंगे, डेटर को बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर देंगे, फिर कैश को बैंक में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक्टिव है, सर्कुलेट होती रहती हैं। तो यही आपको नॉन करंट एसेट्स के इसने नाम बता दिए, इंटेंजिबल एसेट्स के। अब करंट एसेट्स के लिए कह रहा है जो भी उसका ज्यादा लिक्विड होगी उसको पहले नंबर पर रखेंगे, जो कम लिक्विड होगी उसको कम नंबर पर रखेंगे। सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है, कैश पहले नंबर पे आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस सबसे कम लिक्विड है, क्योंकि उसको कैश में तो कन्वर्ट करा नहीं सकते हैं, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस सबसे कम नंबर पर आएगी। फिर उसके बाद कैश के बाद बैंक सबसे ज्यादा लिक्विड है, बैंक के बाद बिल्स रिसीवेबल लिक्विड है। डेटर से हमने एक एडिशनल बिल्स पर साइन करवा लिए, इसलिए डेटर से ज्यादा श्योरिटी है कि हमें बिल्स रिसीवेबल पैसा मिलेंगे, इसलिए बिल्स रिसीवेबल ज्यादा लिक्विड है और डेटर्स कम लिक्विड है। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स के बीच में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के कैश में कन्वर्ट होने के चांसेस और समय का टाइम कम होता है कि डेटर को हम लोग थोड़ा लेट कन्वर्ट करवा पाते हैं। स्टॉक फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस से पहले सेकंड लास्ट होता है, क्योंकि स्टॉक को हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिर फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचेंगे। ठीक है जी। फिर मार्केट में बेचने पर डेटर बनेंगे, तो वो कम लिक्विड है, इसलिए उसको सबसे आखिर सेकंड लास्ट में लिखते हैं। अब फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको एक साथ बताऊंगा।
अब है जी रिसीट। रिसीट का मतलब क्या है? जो भी आपको बिजनेस में पैसा आता है वो आपकी रिसीट कहलाती है। रिसीट दो प्रकार की होती है, रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स को हम रिवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, रिवेन्यू रिसीट्स में केवल दो चीजें आती हैं, जो भी हमारे बिजनेस, जो भी हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी है, मेन ऑपरेशन एक्टिविटी है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, उससे जो भी पैसा आता है वो आपका मेन बिजनेस में कहलाता है। मेरे एग्जांपल में मैं रेडीमेड गारमेंट बनाता हूँ, रेडीमेड गारमेंट मेरा मेन बिजनेस एक्टिविटी है, उसको बेचकर मेरा जो भी पैसा आएगा वो पैसा मेरा, वो मेरा रिवेन्यू रिसीट कहलाएगा, वो मेरा रिवेन्यू कहलाएगा। इसके अलावा मेरे बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करने पर जो पैसा आता है वो आपका रिवेन्यू रिसीट कहलाता है, ठीक है जी। बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करने पर आपने अपनी बिल्डिंग पर कोई फ्लोर किसी को और को किराए पर दे दिया, उससे आपको रेंट आने लग गया। आपने बिल्डिंग के आपने अपने बिजनेस के पैसे से किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, उससे आपको डिविडेंड आने लग गया, उससे आपको इंटरेस्ट आने लग गया, तो वो सारा का सारा बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करने से पैसा आता है, वो आपका रिवेन्यू रिसीट्स कहलाता है। और कैपिटल रिसीट्स क्या है? कह रहा है जी कोई भी अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको जो भी पैसा आता है ना, वो आपका रिवेन्यू रिसीट कहलाता है। तो इसके एग्जांपल देता है जी, आपने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वहां से जो आपका पैसा आया वो आपका फिक्स्ड एसेट, वो आपका कैपिटल रिसीट कहलाया। कोई आपने बैंक लोन ले लिया, ठीक है जी, वो भी आपकी कैपिटल रिसीट कहलाएगी। तो ये सारी कैपिटल रिसीट जो होती है वो आपकी बैलेंस शीट में जाती हैं, और आपकी जो रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। और रिवेन्यू रिसीट्स आपकी रेकरिंग नेचर की होती हैं, रेगुलर आप करते रहते हैं, और कैपिटल रिसीट्स आपकी नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं, ठीक है जी। ये यही सब पढ़ा रहा है, यही सब बताएगा आपको। एक एग्जांपल बता दिए, अमाउंट रिसीव सेल ऑफ गुड्स, कम आप सर्विस देते हैं तो सर्विस से आपको कुछ कमीशन फीस मिल गई, रेंट इंटरेस्ट, ये सब मैं आपको बता दिया है, ठीक है जी। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाता है। ये तो आपके, अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज करके लाए तो आपकी एसेट बढ़ गई। आपने, आपको क्या हुआ, आप बैंक लोन लेकर के आ गए तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। फिक्स्ड एसेट अगर आपने सेल करी, ठीक है जी, मेरे यहाँ लाइट चलेगी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ऑडियो एंड वीडियो ठीक से चल रहा होगा। आपने फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया, ठीक है जी, अमाउंट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो आपकी फिक्स्ड एसेट जब आपने सेल करोगे तो आपको एसेट साइड से फिक्स्ड एसेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आपकी एसेट साइड से ये रिडक्शन में चला जाएगा। या फिर दूसरा क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी, अगर बैंक लोन से आपका पैसा आ गया तो आपका बैंक लोन बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये यही बता रहा है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। टाइप ऑफ रिवेन्यू में कह रहा है ऑपरेटिंग रिवेन्यू, बिजनेस के ऑपरेशन से जो पैसा आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आता है वो आपका ऑपरेटिंग रिवेन्यू कहलाता है। ठीक बात है जी। नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यू को आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, लेकिन आपकी बुक्स इसको कवर नहीं करती है। एक्सपेंडिचर कह रहा है जी, बिजनेस जो खर्चे करता है वो आपके एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। बिजनेस खर्चे करता क्यों है? क्योंकि उसको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है इसलिए वो बिजनेस खर्चे करता है। तो ये इसकी इस लैंग्वेज पढ़ते हैं। कह रहे जी, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर रिसीट ऑफ बेनिफिट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। कोई भी आप खर्चा करते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलता है, वो आपको आपको एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो आप कोई एसेट परचेज करके लाए, गुड्स परचेज करके लाए, सर्विसेज परचेज करके लाए, सारे के सारे आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर इज ए वाइडर टर्म, इंक्लूड्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं। अब एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम एक्सपेंस भी बोलते हैं, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं आपने कोई बिजनेस का एक्सपेंडिचर करा और उसका लाभ आपको केवल 1 साल तक मिलेगा, विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ, तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर आपके कोई एक्सपेंडिचर है, उनका लाभ उसको आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक है जी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल, आपने कोई रेंट पे कर दिया, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी, ठीक है, आपने कोई सैलरी पे कर दी, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, सारे के सारे आपके रेकरिंग नेचर के भी होते हैं, ठीक है जी। और आपकी ये एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं, एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है जी। आप के पास मशीनरी थी जो साल में 5,000 गुड्स बनाती थी, आप एक और मशीनरी लेकर के आ गए, अब साल में आप 10,000 फिनिश गुड बना पाएंगे, आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करना,
ठीक है, कोई फिक्स एसेट परचेज करना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और कोई आपने बैंक लोन वगैरह था, बैंक लोन को पे कर दिया तो आपका खर्चा हो गया, वो अभी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है जी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आप दिखा देते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अपनी या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारी एसेट इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है जी, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वही है जी, आपने इस साल का खर्चा, आपने अगले साल का खर्चा इस साल में कर दिया। एक एग्जांपल मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपने कुछ इंश्योरेंस का खर्चा किया, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करा, वो आपने पे करा 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक। तो एक, वो 50,000 रुपए का था। ठीक है जी, 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो आपने इस साल का खर्चा था, वो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, 25,000, 6 महीने का खर्चा। अब 1 अप्रैल 2026 से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर 2026, ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा था। ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसिस कहलाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसिस जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मैंने आपको बताया था, करंट एसेट्स में हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसिस लिखेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या? आपका खर्चा इंकरेड तो हो गया, आपने पे नहीं किया, आपने इस साल के अंत में फरवरी और मार्च में आपने रेंट पे करना था, आपने रेंट नहीं पे किया, आपने सैलरी पे करनी थी, आपने सैलरी नहीं पे किया, तो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, वो आपके लाइबिलिटी साइड में चले जाएंगे, क्रेडिटर्स के नीचे। जैसे आपने क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है, वैसे ही आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वालों को भी पैसा देना होता है। अब क्या जी, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से बनाना सिखाऊंगा। यही यही है आपका जी 11वीं की अकाउंटिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये आप हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के राइट हैंड साइड में हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेबिट साइड में सारे खर्चे लिख देते हैं। कोई भी मैं गुड्स परचेज करके लाया, रॉ मटेरियल परचेज करके लाया, उसको मैंने परचेज के तौर पर लिख दिया। रॉ मटेरियल परचेज करके लाया तो मैंने उसके लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद मैंने उसको बनाने में कुछ वेजेस पे कर दिया। ये 3 एक्सपेंडिचर मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये 3 एक्सपेंडिचर मेरे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और इनको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है जी, और क्रेडिट साइड में मैंने बिजनेस में मेरा पैसा आता है, सेल से पैसा आया तो मैंने सेल लिख दिया। अब सेल में से ये टोटल 3 एक्सपेंडिचर लेस करने पर जो मेरा आता है, वो मेरा ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है जी, इनके अलावा मेरे बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं ना, वो मेरे इसके नीचे जाते हैं। कोई मैंने रेंट पे करा, कोई मैंने सैलरी पे करा, ठीक है, कोई मेरा बेड डेट्स हो गया, कोई मैंने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे करा, ये सारे के सारे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके अलावा मेरी जो भी इनकम होती है बिजनेस की फ्रॉम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कोई मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट मिल गया, कोई डिविडेंड मिल गया, कोई रेंट मिल गया, तो वो सारी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती हैं, इस पार्ट के ग्रोस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद जाती हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रहा था, तो मैं आपको डेफर्ड रेवेन्यू बता रहा था, तो जो भी मेरा खर्चा होता है, मेरा एडवर्टीजमेंट भी एक खर्चा है। ठीक है जी, वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो ये सारे खर्चे जो है ना, मेरे रिवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। कह रहा है जी, तो ये यही कह रहा है, कुछ आपके खर्चे होते हैं, और वो जो आपके खर्चे होते हैं ना, रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। रिवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, लेकिन वो अमाउंट इतना ज्यादा होता है ना, तो उसको हम एक साथ पी एंड एल में नहीं डाल सकते हैं। एक साथ पी एंड एल में हमने डाल दिया तो हमारा सारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ही जीरो हो जाएगा। ये माउस कहाँ चला गया जी? चलिए,
तो कह रहा है जी देर आर सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर तो हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट मेरा रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डालता हूं, लेकिन वो इतना ज्यादा होता है और उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, इसलिए हम उसको पूरा का पूरा एक साल पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते हैं, हम उसको केवल थोड़ा सा अमाउंट हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है जी। तो यही एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लेते हैं उसने जो एक्सपेंडिचर हुआ ना, 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर था और उसका बेनिफिट 2 लाख रुपए की उसने एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च कर दिया, उसको इसका बेनिफिट आने वाले 4 सालों तक मिलेगा। 4 सालों तक मिलेगा तो 50,000 रुपया हम हर 4 सालों तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर डालूंगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2 लाख नहीं डालूंगा, मैं 50,000 रुपए डालूंगा। देखिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ और एडवर्टीजमेंट का खर्चा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल 50,000 रुपया डाला। जो बाकी का 1.5 लाख बच गया ना, वो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक मैं फिक्टिशियस एसेट क्रिएट करूंगा और फिक्टिशियस एसेट में मैं 1.5 लाख रुपया डालूंगा। 2 लाख माइनस के 50,000, 1.5 लाख रुपया मैं यहाँ पर डालूंगा। हर साल 50,000 रुपए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाइए और आप पहले साल 1.5 लाख की एसेट क्रिएट कर दीजिए, दूसरे साल आप 1 लाख की एसेट क्रिएट कर दीजिए, ठीक है जी। तीसरे साल आप जब एसेट फिक्टिशियस एसेट 50,000 रुपए क्रिएट कर दीजिए और चौथे साल में एसेट क्रिएट करिए ही मत। बस यही आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और यही आपका फिक्टिशियस एसेट है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार मैं आप अब है जी गुड्स। देखिए गुड्स क्या है, जिस भी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे होते हैं वो मेरी गुड्स होती है। कोई स्टेशनरी वाला स्टेशनरी में डील कर रहा है तो स्टेशनरी उसकी गुड्स है, कोई फर्नीचर वाला फर्नीचर में डील कर रहा है तो उसकी फर्नीचर उसकी गुड्स है, कोई रेडीमेड गारमेंट वाला रेडीमेड गारमेंट में डील कर रहा है तो वो उसकी गुड्स है, कोई कंप्यूटर वाला कंप्यूटर में डील कर रहा है तो कंप्यूटर उसकी डिट्स है, कंप्यूटर उसकी गुड्स है। तो इसके लिए डेफिनेशन कह रहा है जो भी हम आइटम परचेज करके लाते हैं, परचेज फॉर रीसेल, जो भी हम रीसेल के लिए परचेज करके ला रहे हैं वो मेरी गुड्स हैं। इसके अलावा मैं कोई रॉ मटेरियल परचेज करके ले आया, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाऊंगा, रॉ मटेरियल में फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनाऊंगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल मेरी गुड्स है, फिर मैंने उनकी मदद से जो फिनिश गुड्स बना दिया वो फिनिश गुड्स भी मेरी गुड्स हैं। तो ये 3 की 3 आइटम आपकी गुड्स कहलाती हैं बस। ठीक है जी। और नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक। कह रहे हैं जो आपकी गुड्स है वही आपकी स्टॉक भी है, लेकिन स्टॉक जो होते हैं हम एक पर्टिकुलर डेट पे, जब हम 31 मार्च साल के आखिरी दिन में हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो स्टॉक जो होता है आपका एक पर्टिकुलर डेट पर निकाला जाता है। तो स्टॉक को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, वही रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी। साल के अंत में जब हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं तो जब जिस उसमें हम जो स्टॉक कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। साल उसके बाद साल अगले अगले दिन मान लेते हैं 31 मार्च 2026 को मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। अब 1 अप्रैल 2026 को जब मैं स्टॉक की कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक बात है। अब परचेज देखते हैं जी। परचेज क्या है, जो गुड्स हैं वही आपकी परचेज है। आप परचेज में लेकिन आप वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स आप अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, इसलिए आप उसको परचेज करके नहीं लाते। परचेज करके तो केवल 2 ही चीजें लाते हैं, परचेज फॉर रीसेल, आप कोई रीसेल के लिए परचेज करने के लिए ले आए, और रॉ मटेरियल फिर आप रॉ मटेरियल की मदद से फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो परचेज में केवल ये 2 आइटम आती हैं। अब सेल्स क्या है, सेल्स क्या है, जो आप परचेज फॉर रीसेल करके लाए हो ना, इसको जब आप सेल करेंगे तो ये सेल बन जाएगी। इसके अलावा जब आप फिनिश गुड्स मार्केट में बना लेंगे, फिनिश गुड्स को मार्केट में जब सेल करेंगे, फिनिश गुड्स को फैक्ट्री में बनाने के बाद फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करेंगे तो आपकी वो सेल हो जाएगी। बस। अब कैश क्या परचेज में, कैश की परचेज भी आती है, क्रेडिट परचेज भी आती है, इसी तरीके की सेल में कैश सेल भी आती है और क्रेडिट सेल भी आती है। कैश परचेज को कैश परचेज बोल दो और कैश क्रेडिट परचेज को क्रेडिट परचेज बोल दो, वही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अब कह रहा है जी परचेज कोई भी आप फिक्स्ड एसेट परचेज करके ले आए जिसे आप
अपने बिजनेस में यूज करेंगे वो परचेज में नहीं जाती है। इसी तरीके से आप फिक्स्ड एसेट जब सेल करेंगे तो वो सेल में नहीं जाएगी। केवल गुड्स जब परचेज करके लाते हैं वो गुड्स परचेज फॉर रीसेल रॉ मटेरियल केवल वही चीजें परचेज में आती हैं, वही चीजें सेल में आती हैं। अब कह रहे हैं परचेज रिटर्न, जो आपने परचेज करी थी वो अच्छी नहीं निकली तो परचेज रिटर्न कर दी। परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं क्योंकि वो आपकी फैक्ट्री से बाहर जा रही है। सेल आपने किसी को करी तो उसको आपने सेल करी, उसने आपको रिटर्न कर दिया, माल वापस कर दिया, तो वो सेल रिटर्न कहलाया। और सेल रिटर्न रिटर्न इनवर्ड भी कहलाता है। प्रॉफिट क्या, जब हमारे रिवेन्यू में से रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करने पर जो पैसा आता है वो प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है जी। प्रॉफिट दो प्रकार का होता है, ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अभी अभी मैंने आपको बताया है। ये भी जो सेल में से हम ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज ट्रांसपोर्टेशन और वेजिस इसको लेस कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या बोल सकते हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसको लेस करने पर जो आता है वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है जी, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। और सारी की सारी इनकम में से, ये सारी की सारी इनकम में से जब मैं सारे के सारे एक्सपेंस लेस कर दूंगा ना, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, उसको लेस करने पर जो मेरा पैसा आएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। सिंपल, वो मेरा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये वही बात को रिपीट करेगा। ग्रोस प्रॉफिट मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आता है, यानी कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है जी। अब गेन देख लेते हैं, गेन दिखा रहा है तो गेन कह रहा है जो भी आप फिक्स एसेट बिजनेस में परचेज करके लाते हैं उसे कई बार आप सेल कर देते हैं, क्योंकि वो आप कहते हैं कि मैं नई अपग्रेड कर लूँ फिक्स एसेट पे, या फिक्स एसेट मेरी पुरानी हो गई है। तो वो आपकी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आप फिक्स एसेट सेल करने का आपका काम नहीं है, आपको इंसिडेंटली ये काम करना पड़ जाता है, इसलिए इंसिडेंटली ट्रांजेक्शन कहलाती हैं। इनके इनको सेल करने पर जो हमारा पैसा आता है वो हमारे को, जो हमारा प्रॉफिट आता है, जो मॉनिटरी बेनिफिट आता है, वो हमारा गेन कहलाता है। मान लेते हैं मैं 4 लाख रुपए की लैंड और बिल्डिंग परचेज करी थी, आज से 3 साल बाद मैंने उसको 7 लाख रुपए में सेल कर दिया, तो 3 लाख रुपए का मेरा गेन कहलाएगा। लॉस क्या है, अगर आपके बिजनेस के एक्सपेंस ज्यादा हो और रिवेन्यू कम हो, यानी कि एक्सपेंस माइनस रिवेन्यू करने पर जो आएगा वो आपका लॉस कहलाएगा। आपके बिजनेस में कुछ आइटम लॉस हो गई, या लॉस आई मीन थेफ्ट हो गई, या फिर उसमें आग लग गई, तो वो भी आपका जो भी लॉस, उससे जो भी नुकसान हुआ वो भी आपका लॉस कहलाता है। ठीक है जी। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, वो बिजनेसमैन का होता है। नेट प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, नेट लॉस हमेशा कैपिटल से लेस होता है। ठीक बात है जी। इनकम क्या, इनकम हम लोग रिवेन्यू के लिए भी इनकम का वर्ड यूज कर लेते हैं, या फिर प्रॉफिट के लिए भी हम इनकम का वर्ड यूज कर लेते हैं। इनकम क्या, रिवेन्यू माइनस की एक्सपेंसिव। इनकम प्रॉफिट जो होता है हम पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इनकम जो होती है हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी कई बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। और जब आप इनकम निकालते हैं ना, तो आप सारी चीजें ऐड और लेस करते हैं। जैसे हम प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, नेट प्रॉफिट जब हम निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने सारी, कोई भी आपकी बिजनेस की इनकम हुई है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुई है या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुई है, वो सारी की सारी ऐड करते हैं। इसी तरीके से हम जो एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों चाहे नॉन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों, ठीक है जी। जैसे ये तो मेरी इनकम जो होगी, सेल जो मेरी इनकम है, मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। और जो मेरी ये नीचे इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट जो है, मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसी तरीके से ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये नीचे वाले रेंट, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो सारी इनकम में से सारे खर्चे लेस करने पर मेरा प्रॉफिट आता है, इसी तरीके से इनकम भी जब आप निकालते हैं ना, तो सारी की सारी इनकम, सारे के सारे सेल, सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम ऐड करोगे, सारे के सारे खर्चे लेस करोगे, तो वो आपकी इनकम कहलाएगी। इसलिए नेट प्रॉफिट का सिनोनिमस हमेशा इनकम होता है। ओके जी। अब मैं आपको तीसरे लेक्चर की स्लाइड पर ले चलता हूँ। ठीक है जी। फिर हमने देखा था डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल में अंतर। डेटर्स क्या, जो भी हम लोगों को, हम गुड्स सेल करते हैं उधार पर,
मैं रिपीट कर दूं, जो भी हम गुड सेल करते हैं उधार पर, उससे जो पैसा लेना होता है वो मेरा डेटर्स कहलाता है। और डेटर्स को हम डेटर से कई बार बिल स्लिप पे साइन करवा लेते हैं, कहते हैं जी तुमने हमें पैसा देना है, इसको हमारे को एक बिल हम लिख देते हैं, उस पर साइन करके दे दो, और वो बिल हम अपने पास रखेंगे। तो वो बिल पर साइन करने के बाद वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट हमने पैसा लेना होता है। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं, और डेटर्स तो डेटर्स होते हैं। ठीक बात है जी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसको नहीं घुमाएंगे। डेटर्स हो चाहे ट्रेड रिसीवेबल्स हो, आपको साल भर में पैसा मिल जाता है उनसे, इसलिए वो आपके बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में, एसेट साइड में जाता है। कह रहा है आपने पैसा लेना है अदर देन डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल, अदर देन अ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, आपने उसको गुड्स भी नहीं बेचे हैं और सर्विसेज भी रेंडर नहीं करी है, फिर भी आपने उनसे पैसा लेना है, तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल में इंक्लूड होता है, वो डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं कहलाते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने किसी से गुड्स और सर्विसेज मार्केट में उधार पर ले ली, तो उसने आपने उससे जो पैसा देना है वो आपके क्रेडिटर्स कहलाएंगे। ठीक है, और आपने जिसने आपको गुड्स एंड सर्विसेज उधार पर दी, उसने आपसे एक बिल पर साइन करवा के अपने पास बिल रख लिया, तो वो बिल पर जो आपने साइन करके उसको वापस दे दिया, तो बिल के अगेंस्ट आपने पैसा देना है, इसलिए आपके लिए वो बिल्स पेएबल कहलाएगा, और जिसके पास वो बिल चला गया उसके लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। तो कह रहा है जी ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल इंक्लूड होते हैं, और बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल सब के सब हमारे लाइबिलिटी साइड में जाते हैं, क्योंकि हमने इनके अगेंस्ट पैसा देना होता है। आपने पैसा देना है, आपने मान लेते हैं किसी से कोई फिक्स एसेट परचेज कर ली, लेकिन उधार पर परचेज कर ली, तो आपने उसको पैसा देना है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज के लिए पैसा नहीं देना है, लेकिन पैसा तो देना है, इसलिए हम उसको बोलेंगे अकाउंट्स पेएबल। ठीक है जी, उसको क्रेडिटर्स और ट्रेड पेएबल्स नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, मैं आपको बता दिया, जब भी कोई आप किसी को गुड्स उधार पर देते हैं, तो आप सेलर होते हैं, ये परचेजर होता है जिसको आपने उधार पर दिया, ये डेटर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो आप एक बिल लिख लेते हैं डेटर के बिहाफ पर, उस पर डेटर के भी साइन कर देते हैं और सेलर के भी साइन कर लेते हैं, तो इस बिल के अगेंस्ट आपने पैसा लेना होता है, इसलिए आपके बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। डेटर ने इसके अगेंस्ट पैसा देना है, तो वो उसके लिए बिल्स पेएबल बन जाएगा। डिस्काउंट क्या, आप ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, जो भी एमआरपी पर डिस्काउंट होता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है, हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो हमारा पैसा आता है वो सेल में लिखते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई आपको जल्दी से पेमेंट कर देता है या फिर ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है, उसे कहते हैं हम तो थोड़ा सा डिस्काउंट ले ले हमारे से, तो वो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है। रिबेट क्या होता है, कोई आपने किसी को गुड्स उधार पर दी और आपने किसी को गुड्स बेच दी, और जब वो गुड्स बेची वो डिफेक्टिव निकली, ठीक है जी, तो वो आप उसको कहते हैं यार तू मैं गुड्स वापस मत भेज, तो कुछ ना कुछ रिबेट ले ले, कोई डिस्काउंट ले ले, तो गुड्स सेल करने के बाद जो डिस्काउंट दिया जाता है वो रिबेट कहलाता है। ठीक है जी, कॉस्टिंग क्या है, किसी भी गुड्स को बनाने में या परचेज करने में जो पैसा आता है वो उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। वाउचर दो प्रकार के होते हैं, सोर्स वाउचर, जो भी आप किसी से गुड्स परचेज करके लाते हैं तो उसका बिल सोर्स वाउचर कहलाता है। उस सोर्स वाउचर के बेसिस पर आप हिसाब लगाते हैं, आप देखते हैं आपने किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो वो जो वाउचर जो होता है किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, वो आपका वाउचर का अकाउंट वाउचर कहलाता है। बुक वैल्यू, जो भी हम बुक्स फिक्स एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, वो आपका बुक वैल्यू कहलाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या, जर्नल और लेजर की बुक्स जो होती हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट आती हैं। कोई डेटर आपको पैसा देने से मना कर देता है तो वो बैड डेट कहलाता है। आप हर साल अपनी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में से कुछ ना कुछ वैल्यू रिड्यूस करते रहते हैं, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। एंट्री क्या, किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना एंट्री कहलाता है। अगर आप लाइबिलिटी साइड को पैसा पे करने की सिचुएशन में पूरा पैसा पे कर सकते हैं तो आप सोल्वेंट है, अगर आप लाइबिलिटी साइड को पूरा पैसा पे करने की सिचुएशन में नहीं है तो आप इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। ठीक है जी, लगभग 44 मिनट हो गए हैं, 44 मिनट में हमने इस चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट कर ली है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, जितना मैक्सिमम होगा कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं जी। अमाउंट कह रहे हैं जी, एक सेकंड, ओके जरा मुझे 1 मिनट दीजिए। अमाउंट विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज, अरे दादा, कोई भी प्रोप्राइटर जब बिजनेस में कुछ भी लेकर के आए, पैसा लाए, मनी लाए, कैपिटल लाए, गुड्स लाए, तो वो हमेशा
कैपिटल कहलाता है। ठीक है जी, पैसा लाए, मनी लाए, फिक्स्ड एसेट लाए, गुड्स लाए, वो कैपिटल कहलाता है। अब है जी अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर इज नोन एज, अरे उन्होंने पैसे, जो मैंने आपको लाइबिलिटी की डेफिनेशन में अच्छे से बताया है, जो उसने बाहर वालों को जो पैसा देना होता है वो लाइबिलिटीज कहलाता है। तो ये लाइबिलिटी हो गया। डैश इज द कॉस्ट इंकरेड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, आपने गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सर्विसेज पे करने में जो भी आपने कॉस्ट इंकरेड करी है वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है जी, आपको मैं एक्सपेंसेस की स्लाइड पर ले चलूं एक बार, चलिए मैं एक बार ले चलता हूं, आपको रिवीजन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस भी बोलते हैं, और जो भी नॉर्मल रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला एग्जांपल ही देखिए, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इंकरेड फॉर रिसीट ऑफ बेनिफिट, इट इज द बेनिफिट कॉस्ट इंकरेड बाय द बिजनेस इन प्रोसेस रनिंग ऑफ बिजनेस। बिल्कुल वही कह रहे हैं, वही सब बातें हैं। कोई भी आपने कॉस्ट इंकरेड करी है गुड्स को बनाने के लिए तो वो आपकी एक्सपेंस कहलाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंस कहलाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई फिक्स एसेट परचेज करके लाए तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते। अब कह रहा है जी रिवेन्यू मींस इनकम ऑफ रेकरिंग नेचर, रेगुलर नेचर, ये बहुत आपको बता दिया मैंने, बिल्कुल सिंपल सी बात है जी। द टर्म सेल इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स, केवल गुड्स जब परचेज करके लाते हैं तो उसको सेल्स बोलते हैं, एंड इज नेवर यूज फॉर सेल ऑफ एसेट। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो रिपीटिशन नहीं कराएंगे। द पर्सन हु स्टिल ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस फॉर सेल ऑफ गुड्स, कह रहा है ओ का मतलब पेबल, कह रहा है किसी पर्सन ने आपको पैसा देना है, पर्सन टिल पेबल सम अमाउंट टू बिजनेस, आपके बिजनेस को किसी फर्म, किसी पर्सन ने पैसा देना है, और वो पैसा क्यों देना है, क्योंकि आपने उसको सेल ऑफ गुड्स करा है। कोई भी सेल ऑफ गुड्स आपने उसको जब क्रेडिट पर किया होगा, इसलिए आपने उसको पैसा, इसलिए उसने आपको पैसा देना है, तो वो हमारे लिए डेटर कहलाता है। बहुत बार हम ये चीज कर चुके हैं। द पर्सन टू whom मनी इज ओइंग बाय ए फर्म, यानी कि मनी इज पेबल, मनी इज पेबल बाय ए फर्म, फर्म ने पैसा देना है, किस लिए पैसा देना है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अगर हमने उससे गुड्स उधार पर परचेज करके लाए थे इसलिए हमने उसको पैसा देना है, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाते हैं। एसेट्स हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूज इन द बिजनेस नॉट फॉर रीसेल, हम कोई एसेट परचेज करके लाए, उसे हम बिजनेस में यूज करेंगे, कोई मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सोफा, टेबल, चेयर इत्यादि, और उसे हम रीसेल नहीं करेंगे, तो वो कौन सी एसेट होती है, वो आपकी फिक्स्ड एसेट होती है। फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन में मैंने आपको पहली लाइन में यही बताया था, कोई भी आपने एसेट नॉट फॉर रीसेल होती है तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाती है। डैश इज डैश आर द दूस एसेट्स विच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन और फेल्ट, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट तो होती है जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। डैश रेफर्स टू दूस लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड नॉर्मली विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर अंदर जो लाइबिलिटी हमने पे करनी होती है उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ा सिंपल सी बात है। अब ये हॉट, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ये तीनों मैंने एक साथ कवर करे हैं, इसको देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है गोदरेज लिमिटेड इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी वन मशीन फॉर सेल इन इंडिया एंड अनदर मशीनरी फॉर प्रोडक्शन पर्पज, विल यू ट्रीट देम गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स। कह रहा है कोई आदमी है, गोदरेज लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने दो मशीनरी परचेज करी है, पहली मशीनरी तो वो बिजनेस ला करके बेचेगा, कोई भी आइटम परचेज फॉर रीसेल होती है तो वो क्या होती है, अरे वो मशीनरी जर्मनी से इंपोर्ट करके सेल करेगा तो वो मशीनरी का कुछ कारोबार कर रहा होगा ना, मशीनरी उसके लिए गुड्स हो जाएंगी। कोई भी आइटम परचेज फॉर रीसेल होती है तो वो हमारी गुड्स कहलाती है, और दूसरी मशीनरी को वो क्या करे, कह रहे प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज करेगा, प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज करेगा, उसको ला करके बेचेगा नहीं। तो कोई भी आइटम हम प्रोडक्शन पर्पज के लिए जब यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारी एसेट कहलाती है, फिक्स्ड एसेट कहलाती है। तो ये मैं आपको फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन में भी बता चुका हूं। आइए इसका उत्तर पढ़ लेते हैं।
First machinery will be treated as goods as this is a thing purchased for resale, and second machinery will be treated as fixed asset as this is a thing purchased for use in business, will facilitate business operation. बिल्कुल जी, बहुत बार बता चुका हूं ये तो मैं आपको बात. अब कह रहा है मिस्टर जयपाल जयपाल सिंह डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स sold 20 TV sets costing rupees 50,000 each at rupees 60,000 each. कोई मिस्टर जसपाल सिंह है, उन्होंने 20 टीवी सेट जो 50,000 रुपए के थे उसको 60,000 रुपए में बेच दिया. 60,000 गुना 20 कितना होता है? 12 लाख. तो 12 लाख में उसने बेच दिया. आउट ऑफ दिस रुपीज 8 लाख वर रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस इज येट टू बी रिसीव्ड. स्टेट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू. देखिए, जब मैंने आपको रिवेन्यू की डेफिनेशन बताई थी ना, तो मैं आपको बताया था कोई भी आप गुड्स और सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स जो करते हैं या फिर कोई सर्विसेज देते हैं, उसके अगेंस्ट आपको जो भी पैसा मिल गया होता है या मिलना होता है वो सब आपका रिवेन्यू रिसीट या रिवेन्यू कहलाता है. ठीक है. और ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. या तो आपको पैसा मिल गया, पैसा नहीं मिला तो उधार में कोई ट्रांजेक्शन होगी, रिसीवेबल है, वो दोनों के दोनों मेरे रिवेन्यू रिसीट कहलाएंगे. अब इसमें कह रहे हैं 8 लाख रुपया इसको मिल गया और 4 लाख रुपया नहीं मिला, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. मेरे लिए तो टोटल जो रिवेन्यू होगा, रिवेन्यू रिसीट होगा, वो मेरा 12 लाख का होगा. Revenue will be rupees 12 lakh 20 into 60,000. Revenue is the amount received or receivable by the business from its operating activities from main business, that is sale of goods or rendering of services. Both cash and credit sale are included in the revenue. Question number 3. Mr. Dinanath, who owed rupees 50,000, become insolvent and paid only 40% of the amount. What is the term used for amount not received? कह रहा है जी 50,000 रुपए हमने उससे लेने थे, लेकिन वो 50,000 का केवल 40% ही दे पाएगा, 60% नहीं दे पाएगा, 30,000 रुपया नहीं दे पाएगा. ठीक है जी. तो ये जो 30,000 रुपया नहीं दे पाएगा, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करें? अरे यार, वो डेटर पैसा नहीं दे पाता, वो बैड बन जाता है, ग्राहक खराब बन जाता है, बेकार बन जाता है, इसको हम बैड डेट्स बोल देते हैं. 30,000 को हम बैड डेट्स के तो लिख देंगे. तो ये टर्म जो यूज करेंगे इसके लिए बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे. व्हाई द एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एंड करंट एसेट्स? अरे कैसी कैसी क्वेश्चन पूछ रहा है ये, सिंपल से. अपनी अपनी लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. कह रहे हैं एसेट्स को करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट में क्यों डिफाइन करते हैं? आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए. करंट एसेट्स वो होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर हम पैसे में कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं. नॉन करंट एसेट्स होती हैं जो हमने नोट फॉर रीसेल रखी होती है, इन्वेस्टमेंट करा होता है, या फिर हमसे कुछ बिजनेस के ऑपरेशन को फैसिलिटेट करेंगे, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इत्यादि. ठीक है जी. और करंट एसेट्स हम लिक्विडिटी पोजीशन में लिखते हैं, उससे हमारे को लिक्विडिटी पता चल जाती है. जो ज्यादा लिक्विड होती है उसको पहले नंबर पर लिख देते हैं, जो सबसे कम लिक्विड होती है उसको आखिरी नंबर पर लिख देते हैं. तो इसीलिए तो हम यही सब काम कर रहे हैं. इसलिए तो हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट को डिफरेंट फॉर्म में क्लासीफाई कर रहे हैं. इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए. इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं. कह रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट्स हेल्प इन एसरटेनिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हमें लिक्विडिटी पोजीशन पता लग जाती है करंट एसेट्स के. एक साल में पैसा आ जाएगा, नॉन करंट एसेट से एक साल के बाद पैसा आएगा, या फिर कई सालों में पैसा आएगा. नॉन करंट एसेट्स आर द थिंग्स परचेज फॉर यूज इन बिजनेस and will facilitate business operation, whereas current assets are those assets which are held by an entity for converting them into cash within a short period of time. एक साल के अंदर अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट करा लेंगे. इसने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा. सिंपल. Why receipts are classified into capital and revenue? अब ये रिसीट के ऊपर बता दिया. कह रहा है कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट में क्यों लिखते हैं? अब इसको बताइए यार. जो रिवेन्यू रिसीट्स होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आता है वो हमारी रिवेन्यू रिसीट होती है, या फिर बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करने पर जो पैसा आता है वो हमारी रिवेन्यू रिसीट होती है. कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन होती है. कई बार हम फिक्स एसेट सेल कर देते हैं. कैपिटल रिसीट्स जो होती है वो हमारी बैलेंस शीट में जाती है. रिवेन्यू रिसीट जो होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है. अपनी लैंग्वेज में बता दीजिएगा. इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं. Classification of receipts into capital and revenue receipt is essential for preparation of final accounts. Since revenue receipts are shown in the credit side of profit and loss account. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में हम सेल लिखते हैं. सेल क्या होती है? आपकी रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं. और थोड़ी सी नीचे ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और कंटिन्यू करते हैं तो हमारे जो भी इंटरेस्ट होता है, कोई डिविडेंड होता है,
कोई रेंट होता है, वो सारे का सारा जो पैसा आता है हमारा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। और कैपिटल रिसीट्स को हमारी जो कैपिटल से पैसा आ रहा है, किसी को फिक्स्ड एसेट हमने फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, तो हमारे फिक्स्ड एसेट से रिड्यूस करेंगे तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। तो यही इसने बता दिया है। वाई एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू कैपिटल एंड रिवेन्यू। अब बताओ जी इसको, पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था क्या? हाँ, अब ये रिवेन्यू के लिए पूछ रहा है, अपनी लैंग्वेज में इसको बता दो जी। आ जाओ, रिवेन्यू पर आ जाओ आप। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, जिसका बेनिफिट हमें एक साल में मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलेगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर नेचर के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेगुलर नेचर के होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ लो, इसने बिल्कुल वही बात करी होगी, ये आप पढ़ लीजिएगा। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या, आपने बिजनेस ओनर्स को, सोल प्रोप्राइटर है अगर आपने, तो सोल प्रोप्राइटर को जो पैसा देना है, पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर ने जो पैसा देना है, इन सब लोगों ने जो भी कैपिटल लगाई होती है, ये आपने जो कैपिटल देनी, कैपिटल होती है, कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड में जाती है, तो ये कैपिटल जो होती है इंटरनल लोगों की होती है, इसलिए इस कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी बोल देते हैं। ऑल अमाउंट्स व्हिच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटी सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आपने बिजनेस ओनर को देना होता है, वो हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, इसलिए प्रॉफिट आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है। कैश ट्रांजैक्शन क्या, जो आपने इमीडिएटली कैश में सेटल कर दी, वो कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या, जो आपने इमीडिएटली कैश में सेटल नहीं करी है लेकिन आप उसको बाद में कैश पे करेंगे। इमीडिएटली सेटल आपने कैश में नहीं करी है लेकिन आप उसको बाद में कैश में सेटल करेंगे, बाद में पैसा इसका लौटा देंगे, तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है। A firm purchased rupees 10 lakh during the financial year 31 मार्च 2025 as on 31 मार्च 2025, साल के आखिरी दिन, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ रुपीज 50,000, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेंट एंड वाई। कह रहा है इसने जो फाइनेंशियल ईयर था 2024 2025 यानी कि 1 अप्रैल 2024 31 मार्च 2025, जब ये साल के आखिरी दिन में अपनी बैलेंस शीट बना रहा है, 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट बना रहा है, तो इसने इस साल में ना, जो 31 मार्च 2025 को साल खत्म होता है, इस साल में इसने 10 लाख रुपए के गुड्स परचेज कर लिए, लेकिन सब साल के आखिरी दिन में 31 मार्च 2025 को इसका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया, 50,000 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉक बेच नहीं पाया। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए क्या है? देखिए, जब इसने ये 10 लाख रुपए का माल परचेज करके लाया था तो ये इसके लिए ट्रांजैक्शन थी, इसने ये बिजनेस का लेन देन किया था, लेकिन ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या हुआ, उसका 50,000 रुपए का माल नहीं बिका, वो क्लोजिंग स्टॉक पर बचा रह गया। तो ट्रांजैक्शन का कंसिक्वेंस जो होता है वो हमेशा इवेंट कहलाता है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए एक इवेंट है, वो ट्रांजैक्शन का कंसिक्वेंट है। स्टॉक ऑफ रुपीज 50,000 एज ऑन 31 मार्च 2025 इज एन इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 10 लाख। 10 लाख रुपए की जो उसने ट्रांजैक्शन करी थी, उससे 50,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रह गया, ये उसका इवेंट है, क्लोजिंग स्टॉक इसका इवेंट है। व्हाट इज द रीजन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। कह रहे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हम बैलेंस शीट में क्यों लेकर के जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करी, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कोई बैंक लोन ले पे करा हुआ था, बैंक लोन लिया हुआ था, बैंक लोन आपने पे कर दिया, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यार इसको फिक्स एसेट हम इसको बैलेंस शीट में क्यों लेकर के जाते हैं? तो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम एसेट साइड बनाते हैं, कोई भी आप फिक्स एसेट परचेज करके लाए वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लेते हैं 50,000 रुपए की फिक्स एसेट परचेज करके लाया, तो मेरी फिक्स एसेट प्रॉपर्टीज है ना, इसको मैं एसेट्स में ही तो लेकर के जाऊंगा, और कहाँ लेकर के जाऊंगा। सिंपल सी बात है, ये तो क्यों का क्या मतलब है। एसेट्स मेरी फिक्स एसेट्स में ही जाती है, एसेट्स मेरी एसेट साइड में ही जाएंगी, फिक्स एसेट मेरी एसेट साइड में ही जाएंगी, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हमेशा एसेट साइड में जाती है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं आपकी एसेट साइड में ही जाती है। अब आपने बैंक लोन लिया हुआ था यहाँ पे 5 लाख रुपए का, चलो 6 लाख लिख देते हैं।
आपने बैंक लोन पे कर दिया, पे ऑफ कर दिया। अब बैंक लोन आपने पे ऑफ कर दिया तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, आपके बिजनेस से पैसा चला गया, वो रेगुलर नेचर का नहीं है, नॉन रेगुलर नेचर का, तो आपको 6 लाख रुपए यहाँ से रिड्यूस करने पड़ेंगे। और अब आपके जो बैंक लोन जो जाएंगे यहाँ पे नील हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे। पहले आपने बैंक लोन जब लिया था तो लायबिलिटी साइड में लिखा था ना, अब आपका बैंक लोन जा रहा है, बैंक लोन आप रीपे कर रहे हैं, तो अब उसको लायबिलिटी साइड से रिड्यूस करेंगे ना, इसलिए भी उसको बैलेंस शीट में तो ले जाना पड़ेगा। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। Amount spent on acquiring or erection of fixed asset is termed as capital expenditure. Such expenditure is shown in the asset side because it yields benefit over a long period of time. जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो आपको एक लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, इसलिए वो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। चलिए, लगभग पूरा 1 घंटा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी क्वेश्चन, एआर क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रहा हूं। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।